हेलो बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन किसी भी सेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिससे डीएनए अपने आप को क्या करता है, डुप्लिकेट करता है। अब ये डुप्लिकेट करता क्यों है, क्वेश्चन ये आता है। सो डुप्लिकेशन का पर्पस डीएनए के लिए है ताकि वो नेक्स्ट सेल में अपना ही जीनोम भेज सके, क्योंकि जब सेल डिवाइड करती है तो उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल चाहिए, तो वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए से ही आएगा। तो इसके लिए डीएनए रेप्लिकेट करता है। इसको दिया था, इसकी डिस्कवरी वॉटसन एंड क्रिक ने, जिन्होंने बताया था कि ये डीएनए का रेप्लिकेशन हमारा किस मोड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड से। ये कैसा मोड है जिसमें जब नया डीएनए बनता है तो उसमें आधा पोर्शन ऑफ डीएनए 50% कंजर्व्ड होता है, मतलब कि वो पेरेंटल डीएनए होता है, और 50% हमारा नेसेंट डीएनए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन का होल प्रोसेस है उसको जस्ट मैंने यहाँ 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में मेंशन करना होगा। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो 3 स्टेप्स हमारे क्या क्या थे। पहला होगा अनकॉइलिंग एंड सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड। तो जो हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है उसको हमने क्या किया, अनकॉइल और सेपरेट कर दिया। उस अलग अलग स्ट्रैंड पे फिर क्या होगा, पॉलीमराइजेशन एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से नया नया डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होगा। तीसरा स्टेप क्या है, कंटिन्यूस सिंथेसिस होगी। ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होगा, ये पूरा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगी एक स्ट्रैंड पे, जबकि डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होगी हमारी दूसरी स्ट्रैंड पे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। 3 पॉइंट्स बताया, कीप इट इन योर माइंड, राइट। अब ये पूरा डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ये कब होता है, एक सेल में कब होता है, तो हम बताएंगे कि यहाँ ये सेल साइकिल का जो स्टेप होता है G1, S, G2 एंड M, इसमें S फेज़ जो होती है यहाँ आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो इसमें आपका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद G2 में जाएगा, फिर फाइनली M फेज़ आएगा जिसमें ये डिवाइड करके फर्दर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि ये तीनों स्टेप्स हमारी किस तरीके से प्रोसीड करती है। तो इसके लिए देखिए, हमको रेप्लिकेट करने के लिए कुछ स्पेशल टूल्स चाहिए। तो वो स्पेशल टूल्स हमारे क्या होंगे, सबसे पहली बात है पूरे रेप्लिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले कुछ स्पेशल टूल्स में फर्स्ट है हमारा some sets of enzymes। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा DNTPs, फिर हमारा है डीएनए स्ट्रैंड। क्या बताया मैंने, सेट ऑफ एंजाइम्स पहला टूल, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, टूल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा हो गया हमारा DNTPs, तीसरा हो गया हमारा पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये सेट्स ऑफ एंजाइम्स क्या हैं, इनको भी याद करने की निमोनिक मैं आपको अभी बता दूंगी। तो पहला होगा हमारा हेलिकेज, दूसरा टोपोआइसोमरेज। ये सीक्वेंस होगा क्योंकि इसी सीक्वेंस में रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमारी प्रोसीड होती है। तो पहला हेलिकेज, दूसरा टोपोआइसोमरेज, तीसरा होगा हमारा SSB बाइंडिंग प्रोटीन, SSB बाइंडिंग प्रोटीन। चौथा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, याद रखना है यहाँ आपको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से डीएनए ही बना रहे हैं तो हमको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि जीन एक्सप्रेशन में हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, तो वहाँ प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। पांचवा होगा हमारा आरएनए प्राइमेज। फिर 6 पोजीशन पे आएगा हमारा डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज। तो ये तो 6 सेट्स ऑफ हमारे एंजाइम हो गए। अब इनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, क्या है यहीं पे बता देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको याद करने का तरीका, यहाँ हेलिकेज से HE उठाइए, यहाँ से टॉप उठाइए। ठीक, तो यहाँ हमने बना दिया निमोनिक, क्या बना दिया, ही टॉप्ड, SSB में से SSB ही उठाएंगे, SSB एग्ज़ाम। क्या बताया मैंने,
ही टॉप्ड SSB एग्ज़ाम्स। तो यहाँ ही हो गया, टॉप्ड हो गया, SSB हो गया। ये तो हो गया हमारा पहले 3 एंजाइम्स, ठीक है। फिर चौथा होगा हमारा DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, पांचवा RNA प्राइमेज, छठा DNA लाइगेज। तो यहाँ पे हम क्या निमोनिक बनाएंगे, DNA ने RNA बुलाया DNA बनाने के लिए, DNA बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपका क्लियर है, DNA से DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, RNA से RNA प्राइमेज, फिर DNA तीसरी बार DNA लाइगेज, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये निमोनिक याद हो गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, हो जाएगा। तो आई होप दैट आप लोग याद कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे ये DNTPs हैं। DNTPs हमारे कौन से होंगे, DNTPs हमारे होंगे DATP, DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP, ठीक है। इसमें ये D स्मॉल्स में होंगे, स्मॉल्स में, सॉरी मैंने यहाँ कैप्स में लिख दिया, सारे स्मॉल्स में। उसके बाद आपका होगा हमारा सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये चीज़ हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ DNA रेप्लिकेशन। सो दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द टूल्स, राइट। अब हम देखेंगे कि पूरी प्रोसेस होती कैसे है। तो सबसे यहाँ भी एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, जीन एक्सप्रेशन की तरह यहाँ भी पूरे DNA रेप्लिकेशन को 3 स्टेप में बांटा गया है। पहला है हमारा इनिशिएशन, दूसरा है एलोंगेशन, ये 3 स्टेप्स तो आपको हर जगह काम आएंगे। तीसरा है टर्मिनेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम DNA के स्ट्रैंड को पहले अलग करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि प्रोकैरियोट्स में DNA रेप्लिकेशन एक एंड से शुरू होता है और लगातार दूसरे एंड पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो इन वन स्ट्रेच पूरी रेप्लिकेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट सिर्फ एक होगा, लेकिन यूकैरियोट्स क्योंकि बहुत लंबा DNA होता है तो इसमें DNA रेप्लिकेशन एक बार में नहीं हो सकती है। इसके लिए पूरी DNA को यूकैरियोट्स के अंदर जो पूरी हमारी 6.6 डिप्लॉयड में या हैप्लॉयड में 3.3 के जो बेस पेयर्स होते हैं, इनको रेप्लिकेट करने के लिए मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस चाहिए। और सब पे DNA रेप्लिकेशन जो होता है वो एक ही साथ प्रोसीड होता है। तो ये एक बिग डिफरेंस था DNA और RNA में। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस हमारी चल रही है। तो मान लीजिए ये हमारा DNA है, ठीक है। इस DNA को मानिए हमें खोलना है, तो खोलना है तो अब यह क्या, इसको खोलने के लिए देखिए सबसे पहली बात है आपको यहाँ एक पॉइंट समझना होगा। इसको खोलने के लिए यहाँ आएगा कौन, यहाँ आएगा एक एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेज, ठीक। तो हेलिकेज ये एंजाइम यहाँ पे आया, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना शुरू किया। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा किस रीज़न पे, ये भी आप याद रखिए, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमारे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं फ्रेंड्स। तो एडेनिन थाइमिन रिच रीजन जो होगा वो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होगा पूरे यूकैरियोटिक जीनोम पे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ मैंने आपको बताया, AT रिच रीजन होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड के GC रिच को तोड़ना मुश्किल होगा एज कंपैरिजन टू AT, तो इसलिए AT रिच रीजन को। अब यहाँ पे ये हेलिकेज ने मान लीजिए खोल दिया, ठीक है, हमारा DNA ये खुल गया। अब जब खुल गया तो इसके बाद देखिए क्या होगा, ये हेलिकेज तो अपना काम करके चला गया। अब DNA के ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉइलिंग रिकॉइल की टेंडेंसी होती है, सो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे हमारा आएगा अगला एंजाइम। तभी मैंने बोला था इस एंजाइम को सीक्वेंस में याद रखना है आपको। अगला एंजाइम हमारा क्या है, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज इस जगह आके बाइंड कर जाएगा, कहाँ पे, रेप्लिकेशन फोक पे। इस रीजन को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। यहाँ टोपोआइसोमरेज बाइंड कर गया, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, टोपोआइसोमरेज का फंक्शन है DNA की इस स्ट्रैंड्स की कॉइलिंग टेंशन को रिलीव करना। इस क्या चीज़, कॉइलिंग टेंशन रिलीव करता है। अच्छा,
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनके दोनों स्ट्रैंड्स पे जो ओपन हुए हैं, जिनकी अनजिपिंग हुई है, इन पे आएंगे और प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आके इस तरीके से बाइंड कर जाएंगे। इनको बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन। अरे भाई ये भी एंजाइम ही है, क्योंकि इसमें नाम दे दिया गया है प्रोटीन का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एंजाइम है, ये भी एक तरीके से एंजाइम है। और ये कुछ यूनिट्स का बना हुआ एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे आएगा, बाइंड करेगा, जिसकी वजह से सुपर कॉइलिंग जो होती है डीएनए की, वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ये सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करता है, इसकी वजह से डीएनए बाइंड नहीं कर पाता है दोबारा। अब ये पूरी प्रोसेस यहाँ हो गई। तो 3 एंजाइम तो हमने देखिए यहाँ यूज़ कर लिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या होगा, हमारा अगला एंजाइम आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर डीएनए खोल के दिखाती हूँ दोबारा से। दोबारा में क्या करना है हमें, मान लीजिए ये हमने डीएनए खोल दिया, ठीक है, लाइक इस तरीके से। अब क्या होगा, देखिए ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक पोलैरिटी के उस बेसिस पे खुलते हैं। तो ये हमारी पोलैरिटी हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, ये पोलैरिटी अपोजिट होगी। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखने की है, क्या कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो कभी भी पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट नहीं करता है। तो वो काम करेगा कौन, वो काम करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज इनविटेशन देता है आरएनए प्राइमेज को कि भाई अब तू आ जा, अब तेरी ज़रूरत है। तो आरएनए प्राइमेज बेसिकली क्या करेगा, वो एक इंजन की तरह वर्क करेगा, इंजन ऑन करेगा। जैसे कार में आप इग्निशन देते हैं, की ऑन करते हैं, की आपने घुमाया और इंजन ऑन किया, उसके बाद आपकी प्रोसेस अपने आप शुरू हो गई, यही काम यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे की वाला काम कौन करेगा, आरएनए प्राइमेज। तो हम इसको की एंजाइम भी कहते हैं, की एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन, फॉर एक्चुअली हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स, ठीक है। अब ये आरएनए प्राइमेज एक छोटा कुछ बेस पेयर्स का बना हुआ एक स्ट्रैंड होता है। तो 9 बेस पेयर्स का स्ट्रैंड होगा आपका किसमें, यूकैरियोट्स में, एंड 50 बेस पेयर्स का होता है ये प्रोकैरियोट्स में। ऐसा क्यों है, क्योंकि यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स मल्टीपल होने की वजह से यहाँ आरएनए प्राइमेज की जो ज़रूरत है वो शॉर्ट स्ट्रेच के बेसिस की ज़रूरत है, जबकि डीएनए यूकैरियोट्स के अंदर ये जो आरएनए प्राइमेज होता है ये एक स्ट्रेच में रेप्लिकेशन करा देता है, जिसकी वजह से इसको लार्जर बेसिस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये डिफरेंस इन दोनों में है। तो इसमें मैं आपको साइड बाय साइड डिफरेंसेस भी समझाती चली जा रही हूँ, ठीक है। तो अब अगला क्या होगा कि आरएनए प्राइमेज यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, इधर 5 प्राइम के अपोजिट 3 प्राइम। तो 3 प्राइम की पोलैरिटी पे ये हमेशा अटैच होता है, यहाँ आरएनए प्राइमेज अटैच हो गया। अब ये क्या होगा, इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज का काम यहाँ से शुरू होगा। तो ये आपका एक नया न्यूक्लियोटाइड्स लाके ऐड करता चले जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेशन को मेंटेन करते हुए। कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब आपके जो ऑलरेडी स्ट्रैंड खुले उनके पर जो डीएनए के नाइट्रोजनस के बेसिस हैं, उन बेसिस के कॉम्प्लीमेंटेशन में ये नए बेसिस लाएगा और अटैच करता चला जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी क्या होगी, कंटिन्यूअस होती है। तो इसकी वजह से ये सिंथेसिस हमारी कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहलाती है। और इसकी वजह से इस स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड्स कहते हैं। क्लियर है, continuous synthesis on one strands which is also referred to as the leading strands। जबकि क्योंकि क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो आपका DNTPs है, मैंने पहले बताया था कि जो हम टूल्स यूज़ करते हैं DNTPs क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या थे, हमारे शुगर, फॉस्फेट एंड बेसिस के बने हुए एक स्ट्रक्चर्स थे, जो हमारा क्या काम कर रहे थे, यही जब ऐड हो रहे थे तो डीएनए का पूरा एक पॉलीमर तैयार हो रहा था, जिसको हम कहते हैं कि डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। तो डीएनटीपीस का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स ट्राईफॉस्फेट्स। अब ट्राईफॉस्फेट्स का यहाँ क्या रोल है, तो ट्राईफॉस्फेट में बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक। इसमें सपोज मान लीजिए एक एडेनिन है,
इस एडेनिन पे हमारे 3 फॉस्फेट, मैंने बोला ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। तो देखिए क्या होता है, जब ये आप एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तो आपको तो सिर्फ एक फॉस्फेट की ज़रूरत है। तो ये 2 फॉस्फेट की क्या नीड है, तो लेट मी टेल यू कि ये दोनों फॉस्फेट एनहाइड्रस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एनहाइड्रस बॉन्ड हमारे हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच करने में यही फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज़ होते हैं और जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो जाती है। तो एक्चुअली में पॉलीमराइजेशन इज़ अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्या बताया मैंने, एनर्जी, हाई एनर्जी कंज्यूम होती है, तो जिसकी वजह से हम सारी एनर्जी जो होते हैं वो इन्हीं फॉस्फेट्स के थ्रू ही निकालते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब इसके बाद क्या है कि जब दूसरे स्ट्रैंड्स पे ये सिंथेसिस होती है तो दूसरे स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हमारी क्या होती है, ऑपोजिट साइड से शुरू होती है, यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 3 प्राइम है और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है हमेशा 3 प्राइम डायरेक्शन में ही आपका पॉलीमराइजेशन करेगा। तो उसके लिए इसको ऑपोजिट स्ट्रैंड यहाँ मिलेगा, तो यहाँ एक छोटा सा आरएनए प्राइमर लग जाएगा। जिस आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम फ्री हो गया तो अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ नए नए न्यूक्लियोटाइड्स इस तरीके से ऐड करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ एक स्ट्रेच में होने वाली प्रोसेस। अब यही जब आगे जाके दोबारा आपका ये फोर्क खुलता है तो फिर एक नया, दोनों स्ट्रैंड्स पीछे और खुलते चले जाते हैं और यहाँ तक तो ये डीएनए आपके फॉर्म हो गए। आगे जब खुले तो गैप आया, तो इस गैप में ये वाले स्ट्रैंड पे तो सिंथेसिस कंटिन्यूस होती चली जाएगी क्योंकि ऑलरेडी 3 प्राइम मौजूद है, तो डीएनए यहाँ पे ऐड करता चला जाएगा। जबकि इस केस में क्या होगा, दोबारा आपको यहाँ पे 3 प्राइम नहीं मिल रहा है, तो ये जहाँ तक खुला पीछे वहाँ पे अगेन आरएनए प्राइमर लग जाएगा और वहाँ से फिर कंटिन्यूस सिंथेसिस हो गई। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है कि मैं आपको इसे दूसरे पेज पे समझाती हूँ। देखिए यहाँ क्या होता है कि ये दूसरे, मान लीजिए ये इसने खोल दिया अपने आप को, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ ऑलरेडी पहले से सिंथेसिस हुई पड़ी है, यहाँ पे ऐसे, ठीक, ये पहले स्ट्रेच में हो चुका था। अब क्या होगा, इस स्ट्रैंड पे तो ये कंटिन्यूस सिंथेसिस होती चली जाएगी, तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। जबकि दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा, आपका यहाँ पे एक नया आरएनए प्राइमर लगा तो फिर इसकी वजह से सिंथेसिस हो गई। तो अब यहाँ एक गैप आ गया, तो एक आरएनए प्राइमर आपका यहाँ था, दूसरा आरएनए प्राइमर आपका यहाँ था। तो एक बार जब कंटिन्यूएशन सिंथेसिस में हो जाती है तो इसके बाद ये आरएनए प्राइमर जो होते हैं ये लीव कर जाते हैं, तो यहाँ गैप बन गया। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लास्ट एंजाइम का यूज़ होता है। दैट लास्ट एंजाइम इज़ डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज हमारा हीलिंग नहीं कहेंगे, सॉरी, ग्लू होता है। ये गैप को फिल करता है, गैप ऑफ ये लैगिंग स्ट्रैंड्स फिल करता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी की पूरी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, जिसको मैंने एक बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर बनी है, लेकिन इतना अगर क्लियर ना समझाएं तो चीज़ें ढंग से समझ में नहीं आती हैं। तो